तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में। ठीक है, डाइजेशन किसको कहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्ट होते हैं हमारे एलिमेंट्री के कैनाल के अंदर, वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं। अंडरस्टैंड। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आप जानते हैं कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, है ना, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, आप 3 प्रकार के मेजर न्यूट्रिएंट्स खाते हो। वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो आप। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा मेन कंटेंट होता है हमारे फूड का फैट्स। तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स जो है हम खाते रहते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, अंडरस्टैंड, एंड यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं, और ये जो है ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते इस तरह, इस फॉर्म में। इनको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स। ये पॉलीमर जो होते हैं इस पॉलीमर फॉर्म में हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, हम इन कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सिंपल मोनोमर यूनिट्स में जो है इनको ब्रेक करते हैं। अब ये मोनोमर यूनिट्स में जब ब्रेक होते हैं तभी जो है ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिंपल मोनोमर यूनिट्स जैसे मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज जानते हो आप, जैसे गैलेक्टोज, जैसे फ्रक्टोज, अंडरस्टैंड। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे मोनोमर्स। फिर अमाइनो एसिड्स आप जानते हो, प्रोटीन्स के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये उनके मोनोमर्स है। फिर फैटी एसिड्स आप जानते हो, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हायर डाइजेशन, अंडरस्टैंड। देन ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जो है ये इन मोनोमर यूनिट्स के बने होते हैं, और ये मोनोमर जो होते हैं जब ये मिल जाते हैं तो पॉलीमर्स बनाते हैं। यहाँ पर जो है मोनोमर मिलकर जब पॉलीमर बनाता है, क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। तो यहाँ पर मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाने के टाइम में क्या होता है, यहाँ पर एनहाइड्रस, यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हो जाती है, अंडरस्टैंड। यानी यहाँ पर मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, और हर बॉन्ड बनने में हर 2 मोनोमर्स के मिलकर जो है एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होता है, अंडरस्टैंड। नाउ तो यहाँ पर क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर एनहाइड्रो बॉन्ड से ये आपस में जो है ये लिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं? एनहाइड्रो बॉन्ड्स, अंडरस्टैंड, एनहाइड्रो बॉन्ड्स। ठीक है, जहां पर जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, जब हम ये पॉलीमर्स फिर अंदर लेते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो यही पॉलीमर्स जो है इनकी जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स के अक्रॉस वाटर को जो है ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? वाटर ऐड हो जाता है। तो जब वाटर ऐड हो जाता है तो वो बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड जाकर जो है ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक होता है। तो इस तरह एक पॉलीमर जो है डाइजेशन में चेंज हो जाता है, किसमें? मोनोमर्स में, जिनका वो क्या है, जिनका वो बना होता है। ठीक है, तो यही है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इस तरह जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है डाइजेशन होती है। ठीक है, यानी ये जो पॉलीमर्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में, माउथ हो, फूड पाइप, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, तो पॉलीमर जो है धीरे धीरे जो है मोनोमर्स में जो है ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, देन पॉलीमर्स का मोनोमर्स में ब्रेक होना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। जैसे आप जानते हैं एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं उनको हम एक जनरल टर्म में कहते हैं कार्बोहाइड्रेसेस। ठीक है, देन जो प्रोटीन्स को करते हैं प्रोटीनेसिस या प्रोटियोसिस, इनको आप बोलते हो। जो फैट्स को तो उनको आप लाइपेसिस कहते हो, जो न्यूक्लिक एसिड्स को तो उनको आप न्यूक्लियसिस कहते हो। ठीक है, देन यही का ये एंजाइम्स, ये 4 किस्म के एंजाइम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ
एलिमेंट्री कैनाल में क्या करते हैं, ये पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करते हैं मोनोमर यूनिट्स में। अंडरस्टैंड? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहूंगा मैं डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन? इन सिंपल टर्म्स इट इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स ऑफ फूड। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स ऑफ फूड। जब कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स फूड के ब्रेक होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स ऑफ फूड, आप जानते हो कौन कौन, लाइक स्टार्च, मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं स्टार्च है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स ऑफ फूड इनटू देयर सिंपल मोनोमर यूनिट्स, इनटू देयर सिंपल मोनोमर यूनिट्स inside the alimentary canal, inside different parts of alimentary canal। मैं लिखूंगा inside different parts of alimentary canal। इसी का मतलब है यहां पर alimentary canal, ठीक है। with the help of मदद कौन करता है, with the help of various digestive hydrolytic। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है जो पानी ऐड करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो जिनको हम कहते हैं को टिपिकली इन केमिकली अगर हम बोलेंगे इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री, इट इज हाइड्रोलिटिक डिपॉलीमराइजेशन, है ना। डिपॉलीमराइजेशन जानते हो? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाना, ठीक है। तो डिपॉलीमराइजेशन का मतलब होता है पॉलीमर ब्रेक होना अपने मोनोमर में, उसको कहते हैं डिपॉलीमराइजेशन। देन देयर इज हाइड्रोलिटिक डिपॉलीमराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स। अगर आप एक छोटे से सेंटेंस में इसको डिफाइन करोगे, देन केमिकली डाइजेशन इज द हाइड्रोलिटिक डिपॉलीमराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स। अंडरस्टैंड? तो यहां पर जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पॉलीमर जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में जो है क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है ये मैंने आपको बोला, और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो है सबस्टेंसेस, उनकी जो है डाइजेशन कैसे होती है। पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेन कार्बोहाइड्रेट डाइट जो आप लोग खाते हो, जो हम इंसान खाते हैं, वो है स्टार्च। अंडरस्टैंड? क्योंकि सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो स्टार्च हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर, जो एक होमोपॉलीसेकेराइड है, जो एक ही किस्म के मोनोमर यूनिट से बना होता है, ग्लूकोज मोनोमर यूनिट से जो है बना होता है, ठीक है। देन स्टार्च जो है ये एक पॉलीमर है, यही मेन कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां कहां पर होती है, कैसे होती है, वो आपको मैं समझाऊंगा। मैं नंबर 1 लिखूंगा इन ओरल कैविटी। हम किसकी डाइजेशन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ओरल कैविटी में क्या होता है आप जानते हैं, जो खाना होता है, फूड होता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है एक जो है डाइजेस्टिव जूस जिसको बोलते हैं स्लाइवा, ठीक है। अब जब इसके साथ स्लाइवा होता है, पहले तो आप माउथ के अंदर दो किस्म का डाइजेशन करते हो, एक करते हो आप केमिकल और दूसरा करते हो मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या आता है, हम खाने को जो है यहाँ पर मैस्टिकेट करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक करते हैं, सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है और वो मॉइस्ट हो जाता है, तो ये होता है मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद टंग रोलिंग की मदद से उसमें हम स्लाइवा मिक्स करते हैं, तो स्लाइवा खाने के अंदर रैपिड एक्शन करके उसको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। अंडरस्टैंड? तो ओरल कैविटी में सिर्फ होती है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और किसी चीज की नहीं होती है। नाउ ये यहाँ पर फूड जो है वो एक्ट होता है स्लाइवा से, और स्लाइवा आप जानते हो, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। क्या कहते हैं? ये स्लाइवरी अमाइलेज एक्शन करता है किसके ऊपर? स्टार्च के ऊपर। इस स्लाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, कल ही मैंने आपको पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। तो
ये स्टार्च के ऊपर जो है एक्शन करता है और स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, और जो है इसके अलावा जो छोटे छोटे जो और जो है डाइसैकेराइड्स वो रिलीज होते हैं, अल्फा डेक्स्ट्रिन्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो स्टार्च है, तो यहां पर स्टार्च पे एक्शन जो है वो कौन करता है, वो करता है टाइलिन। टाइलिन का मतलब क्या है, टाइलिन का मतलब है यही जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। देन यहां पर क्या निकलेगा, जैसे यहां पर मैंने लिखा, यहां पर रिलीज होता है माल्टोज, प्लस निकलता है आइसोमाल्टोज। अभी ये मोनोमर्स नहीं है, इनको हम बोलते हैं वी कैन से इनको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, अंडरस्टैंड। देन सॉरी, इनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, अंडरस्टैंड। देन जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया था, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, प्लस निकलेंगे अल्फा डेक्स्ट्राइन्स, ठीक है। तो यहां पर माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है, बट जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होती है यहां पर, और कार्बोहाइड्रेट के बगैर यहां पर किसी की डाइजेशन नहीं होती है। मगर ओरल कैविटी के अंदर सिर्फ 30% डाइजेशन होती है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च की। ऐसा क्यों है, क्योंकि अक्सर जो है ओरल कैविटी में खाना बहुत कम टाइम तक रहता है ना, उसको हम जल्दी स्वेलो करते हैं, इसलिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की 30% डाइजेशन होती है हमारे माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। अब हम लोग के पास तो आज फुर्सत नहीं होती है खाने के लिए, जो ही अंदर लेते हैं मुंह में तो बिना चबाए हम जो है उसको स्वेलो कर देते हैं, ठीक है। बट जो है खाने को जो है कुछ टाइम तक मुंह में रख के जो है चबाना चाहिए, अंडरस्टैंड। इससे उसकी मैकेनिकल डाइजेशन पूरी होती है, इससे इनडाइजेशन नहीं होती है, इससे खाना अच्छे से पचता है, अंडरस्टैंड। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो सीधे जाके हो जाती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि स्टमक के अंदर जो है मीडियम एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम में कोई डाइजेशन नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये याद रखना चाहिए, अंडरस्टैंड। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जानते हो खाने के साथ मिलते हैं दो जूसेस, एक मिलता है बच्चों पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा मिलता है इसके साथ इंटेस्टाइनल जूस, है ना, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब जब खाना माउथ के अंदर, जब आप उसको सलाइवा मिलाते हो, खाना मॉइस्ट हो जाता है, और वो मॉइस्ट खाना रोल हो जाता है, वो एक स्फेरिकल शेप में जो है हमारे हल्क से अंदर जाता है, उसको आप निगल लेते हो। इस खाने को कहते हैं, खाने के यानी जो है ये स्फेरिकल जो बन जाता है उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस बड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, ये हलक से हम नीचे उतार के जो है फूड पाइप में इसकी पेरिस्टालसिस होती है, धीरे धीरे जो है स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में इसके साथ एसिड मिलता है, एसिड जो होता है वो आप जानते हैं बहुत ही एसिडिक पीएच होता है उसका, तो जो है अब गैस्ट्रिक जूस मिलकर ये खाना जब स्टमक से जो है इंटेस्टाइन में आता है तो इसको कहते हैं काइम। ये थोड़ा सा जो है अब सेमी लिक्विड शेप में होता है, अंडरस्टैंड। तो अब तक अगर आप सॉलिड फूड खाते हो तो सॉलिड फॉर्म में ही अंदर चला जाता है, ठीक है। बट जो है स्टमक में इसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिलकर ये थोड़ा सा फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये फ्लूइड वाला खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने से पहले जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वहां से काफी मात्रा में म्यूकस रिलीज होता है। उस म्यूकस की कवरिंग हो जाती है इंटेस्टाइन में, ताकि जो है गैस्ट्रिक जूस की वजह से इंटेस्टाइन में छेद वेद ना हो जाए, उसमें इंजरी ना आ जाए, अंडरस्टैंड। एसिडिक फूड की वजह से जब तक वहां अल्कलाइन मीडियम ना बने पहले उसको म्यूकस कोटिंग की जाती है, ठीक है। और जो है इसके अलावा ये जो म्यूकस होता है ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है इसके एसिड का जो इफेक्ट वो खत्म करता है, और म्यूकस कवरिंग जरूरी होती है। अगर म्यूकस कवरिंग नहीं होगी क्यों तो आने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, बड़े जो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, वो उसका जो है एक जो है एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है ड्यूडेनम की लाइनिंग के ऊपर। इसलिए ड्यूडेनम को पूरी तरह से म्यूकस से ढक दिया जाता है, अंडरस्टैंड।
तो पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस दोनों जो है एक्शन करते हैं खाने के ऊपर। आप जानते हैं यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, पेनक्रियाटिक जूस में पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो यहाँ पर मीडियम को जो है अल्कलाइन करते हैं। यहाँ पर खाने के साथ बाइल भी मिलता है, बाइल के अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो यहाँ पर मीडियम अल्कलाइन कर देता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसके अंदर आप जानते हैं उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला, स्टार्च डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जिसका एक्शन सेम होता है एज सलाइवरी अमाइलेज, उसको बोलते हैं हम पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी स्टार्च के ऊपर एक्शन करता है और स्टार्च को जो है PA मतलब पेनक्रियाटिक अमाइलेज, इसको ब्रेक डाउन करता है वही चीजों में जहां पर माउथ में हुआ था, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, उसके बाद अल्फा डेक्सट्राइंस। ठीक है, तो ये जो है ये एक्शन सेम है एज कंपेयर टू द सलाइवरी अमाइलेज, जैसे आप देख लेते हो खुद ही। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है धीरे धीरे इस खाने के साथ इंटेस्टाइनल जूस भी मिलता है। तो एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस में बहुत से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, वेरियस कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, जैसे आपको कल मैंने बताया इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन वहां पर जो है इंटेस्टाइनल जूस के एक्शन से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने कहा उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो पहले जो माल्टोज निकला था उसके ऊपर एक्शन करेगा माल्टेज एंजाइम, तो उसको निकलेंगे ग्लूकोज, जैसे आपको पढ़ाया था मैंने माल्टोज एक डाइसैकेराइड है ना, मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाया था आपको। माल्टोज से होकर जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है वो रिलीज हो जाते हैं, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, बन गए इसको मोनोसैकेराइड्स, अंडरस्टैंड। फिर आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज के ऊपर कौन एक्शन करेगा, आइसोमाल्टेज, द एक्शन इज सेम, रिजल्ट इज सेम, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज निकलेगा। फिर स्क्रोज के ऊपर एक्शन करता है सक्रेस और ये बना होता है आप जानते हो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, तो ये जो है इसके एंड प्रोडक्ट्स बाहर निकल आते हैं। देन लैक्टोज, जो मिल्क शुगर हम खाते हैं तो वो चेंज हो जाता है लैक्टेज एंजाइम से और उसको बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है। देख रहे हो आप फाइनली क्या निकल रहे हैं यहाँ पर, फाइनली यहाँ पर मोनोमर्स निकलते हैं, इनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, और ये इंटेस्टाइन में जाकर जो है आसानी से अब्जॉर्ब होते हैं, चाहे एक्टिव अब्जॉर्प्शन से चाहे पैसिव अब्जॉर्प्शन से। ठीक है, देन ये होता है, इस तरह डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट। अब कोई शख्स ऐसा होता है एडल्ट एज में, जब मतलब 40 साल में 50 साल की एज में किसी शख्स के अंदर हो जाती है एक प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं लैक्टोज, क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। वो जो है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो लैक्टेज होता है उनके पास वो नहीं होता है। तो अब जब वो लैक्टोज खाते हैं, जब वो दूध पीते हैं, दूध के अंदर लैक्टोज तो होता ही है। अब ये लैक्टोज जो होता है अंदर डाइजेस्ट होता ही नहीं है, बट ये इसको क्या होता है, इसको बैक्टीरिया जो है उसको फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन की वजह से बैक्टीरिया के एक्शन से वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड्स में, और एसिड्स अंदर इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स क्रिएट करते हैं। इस तरह उसको उस शख्स को पेट दर्द होता है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। और ऐसे इंसान को चाहिए कि वो जो है वो दूध ना पिए, अंडरस्टैंड, दूध वाली चाय भी ना पिए, उस इंसान को चाहिए ब्लैक टी यूज करे, और उस इंसान को चाहिए जो है वो कर्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज करे। वो दूध इस फॉर्म में जो है नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। दिस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन नेक्स्ट आप विल स्टडी अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स कैसे जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। ठीक, देन प्रोटीन्स तो आप जानते हो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, या प्रोटीन डाइजेशन।
प्रोटीन डाइजेशन माउथ में नहीं होती है, अंडरस्टैंड। तो माउथ के अंदर सलाइवा में कोई भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता है। अलबत्ता प्रोटीन जो है वो कोगुलेट हो जाते हैं सलाइवा से, अंडरस्टैंड। इसलिए जो है ये प्रोटीन डाइजेशन नहीं होती है सलाइवा में, सलाइवा से ओरल कैविटी में। उसके बाद पहली प्रोटीन डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाती है। तो प्रोटीन्स आप जानते हो, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स की जो लंबी लंबी चेन्स होते हैं इनको बोलते हैं पेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, अंडरस्टैंड। एक अमाइनो एसिड की लंबी चेन, इसको बोलूंगा मैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलूंगा? पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टाइड चेन, अंडरस्टैंड। सॉरी, इसको बोलूंगा मैं पेप्टाइड चेन, अंडरस्टैंड। फिर यही बहुत सारी चेन्स, तो पॉलीपेप्टाइड्स, उसका बना होता है एक प्रोटीन। वो पेप्टाइड्स बोलोगे आप या पेप्टोन्स बोलोगे आप, और जो है फाइनली जो है प्रोटीन्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर ये चेन्स और बन जाते हैं अमाइनो एसिड्स। फाइनली वो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। एक अमाइनो एसिड 2, 3, 4, 5, 6 आपको 100 जब मिलते हैं वो एक लंबी प्रोटीन चेन बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टाइड चेन, अंडरस्टैंड। तो इस तरह बहुत सारे जब चेन्स मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स, अंडरस्टैंड। देन पॉलीपेप्टाइड्स असल में प्रोटीन्स होते हैं, वो पेप्टाइड्स में ब्रेक होकर उसके बाद जो है अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोटीन डाइजेशन जो है ये स्टमक के अंदर पहले होती है। इन स्टमक द मीडियम इज एसिडिक एंड एसिडिक मीडियम में जो है ये प्रोटीन डाइजेशन जो है वो यहाँ पर हो सकती है, आसानी से हो जाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एसिडिक पीएच में नहीं हो सकती, अंडरस्टैंड। देन यहाँ पर इन स्टमक जो आप जानते हैं खाना जो होता है वो उसको उसके ऊपर एक्शन करता है कौन? गैस्ट्रिक जूस एक्शन करता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर आप जानते हो बच्चों, इसके अंदर होता है HCl। इसके अलावा होते हैं 2 प्रो एंजाइम्स। कोई मुझे बोलेगा प्रो एंजाइम्स क्यों होते हैं? ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोपेप्सिन, कल ही मैंने आपको बोला, और दूसरे को कहते हैं प्रोरेनिन। इनएक्टिव एंजाइम्स जो अभी एक्टिवेट नहीं हुए होते हैं, अभी ये डाइजेशन नहीं कर सकते। कल मैंने आपको बोला था सभी प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में ही रिलीज होते हैं। अदरवाइज अगर वो एक्टिव स्टेट में निकले और डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में खाना नहीं है, उसके बाद वो एलिमेंट्री कैनाल के ही प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देंगे, अंडरस्टैंड। देन प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन, अंडरस्टैंड। इनको पहले क्या है? इनको पहले एक्टिवेट किया जाता है और एक्टिवेट होकर ये जो है प्रोटीन्स के ऊपर एक्शन करते हैं और जो है उनको जो है छोटे छोटे पेप्टाइड्स जो है उनके जो जैसे मैंने अभी समझाया पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, अमाइनो एसिड्स, उनमें जो है कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बट पहले जो है एक्शन ऐसे होता है, कुछ प्रोपेप्सिन के ऊपर एक्शन करता है HCl, तो HCl इसके ऊपर एक्शन करता है तो बनाता है, इसको एक्टिवेट करता है। तो HCl का काम होता है इनको एक्टिवेट करना, मीडियम को एसिडिक करना, तो बन गया पेप्सिन। अब जब एक्टिवेट हो गया, क्या बना? इसने पेप्सिन बनाया, ठीक है। देन पेप्सिन एक्शन किस पे करेगा? ऑब्वियसली प्रोटीन्स पे करेगा, ठीक है। देन यहां पर आप लिखोगे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो है उसके ऊपर एक्शन किया किसने? पेप्सिन ने। पेप्सिन इनको चेंज करेगा लार्ज पेप्टाइड्स में, मैं बोलूंगा बड़े पेप्टाइड्स में। अभी पेप्टाइड मैंने सिखाया है, अमाइनो एसिड्स की एक चेन, पेप्टाइड चेन, अंडरस्टैंड। देन लार्ज पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर प्रोटीन्स जो है। अब प्रोरेनिन, रेनिन आप जानते हैं, रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट मैमल्स में होता है। यानी जब आप छोटे थे, जो हमारे इंसानों के छोटे जो बच्चे होते हैं 6 माह तक के हैं, उनके अंदर ही सिर्फ ये प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेनिन, अंडरस्टैंड। तो इसको जो है HCl एक्शन करेगा, क्या बनाएगा? इसको RENN, रेनिन बनाएगा। फिर ये रेनिन जो होता है ये दूध के प्रोटीन पे एक्शन करता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ दूध ही तो पीता है ना। मिल्क प्रोटीन कौन होता है? उसको बोलते हैं कैसीन। जब मिल्क प्रोटीन पे एक्शन करेगा रेनिन तो वो उसको ब्रेक करता है, वो बनाता है उसको पैराकैसीन। क्या बनाता है? पैराकैसीन, ठीक है। और ये पैराकैसीन के साथ फिर जो है थोड़ी देर बाद कैल्शियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है?
कैल्शियम मिल जाता है अंदर, तो पैराकैसीन के साथ कैल्शियम पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, ये इसको बनाते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट। वही होता है ना वो कर्ड जैसा मिल्क जो बच्चे को कभी वापस आता है, कर्ड जैसे होता है, पीता तो वो दूध है, मिल्क है, तो कर्ड जैसा उसको जो है वापस आ जाता है। ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट उसको बोलते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम पैराकैसिनेट के ऊपर फिर एक्शन करता है पेप्सिन। कौन करता है? नॉन को पेप्सिन एंजाइम जो होता है, तो यहां पर भी बन जाते हैं पेप्टोन्स, यहां लार्ज पेप्टाइड्स। ठीक है, आई समझ आपको? अभी प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो ये होती है प्रोटीन की डाइजेशन कहां पर? ये होती है प्रोटीन की डाइजेशन, क्या कहते हैं इसको, स्टमक के अंदर। देन प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना जो है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर ये नहीं सोचना कि पहले सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता होगा, उसके बाद प्रोटीन, ये सब चीजों की डाइजेशन एक साथ होती है। अब माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होती है तो वहां पर सिर्फ वो होगा, फिर स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होती है तो वहां पर वो होगा, इंटेस्टाइन में सब की सब डाइजेशन एक समान होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, अंडरस्टैंड, एक एक करके नहीं हो जाती है ये। देन इंटेस्टाइन के, अब हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ रहे हैं सिर्फ। इंटेस्टाइन के अंदर आप जानते हो, फिर वही बात, फिर मैं कहूंगा यहाँ पर एक्शन करता है खाने के ऊपर पैनक्रियाटिक जूस मिलता है ना ड्यूडेनम में, और एक्शन करता है कौन? इंटेस्टाइनल जूस। इन दोनों जूसेस में बहुत से प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं ट्रिप्सिनोजन, काली मैंने बोला ट्रिप्सिनोजन, ये एक इलेक्टिव प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। इसके अलावा इसमें होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन, और इसके अलावा इसमें होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। समझ आ रही है आपको? तो तीन जो है इसमें प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले जो है एंजाइम्स होते हैं, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। इनको पहले जो है एक्टिवेट किया जाता है। अब कल मैंने बोला था एक एक्टिवेटर एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? जो इंटेस्टाइनल जूस में होता है उसको कहते हैं एंटीरोकाइनेज। क्या कहते हैं? एंटीरोकाइनेज। इस ट्रिप्सिनोजन पर एंटीरोकाइनेज एक्शन करता है। कौन एक्शन करता है? एंटीरोकाइनेज। इसको वो एक्टिव कर देता है ट्रिप्सिन। जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाता है, ये काइमोट्रिप्सिनोजन पे खुद एक्शन करता है। कौन? ट्रिप्सिन, और इसको बनाता है काइमोट्रिप्सिन। क्या बनाता है? और एज वेल एज प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज के ऊपर भी ये एक्शन करता है, इसको बनाता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। फिर से कहूं मैं कहता हूं इन तीनों इलेक्टिव एंजाइम्स को असल में एक्टिवेट करता है एंटीरोकाइनेज। इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम, इट्स आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर एंजाइम। डाइजेशन में इसका सिर्फ ये रोल है, ये इनको एक्टिवेट करता है, खुद किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं करता है। अब ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एक्शन करके ट्रिप्सिन बनाता है, फिर ट्रिप्सिन खुद एक्ट करता है एंजाइम भी और कैटलिस्ट भी, और वो जो है ब्रेक करता है, किसको ब्रेक करता है? वो रिएक्शन कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। चूंकि अब ये एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, इस तरह यहां पर जो है ये एक्शन करेंगे बचे कुचे प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, अब प्रोटीन डाइजेशन, जो प्रोटीन बराबर डाइजेस्ट नहीं हुए कहां पर? जो है स्टमक के अंदर, इनकी डाइजेशन यहां पर कंप्लीट होगी। ट्रिप्सिन, उसके बाद ट्रिप्सिन इसको बनाएगा वही लार्ज पेप्टाइड्स। ठीक है, द एक्शन इज सेम, लार्ज पेप्टाइड्स। फिर प्रोटीन्स लिखूंगा मैं, और फिर यहां पर लिखूंगा मैं काइमोट्रिप्सिन। कौन सा ट्रिप्सिन? काइमोट्रिप्सिन। फिर जो है यहां पर एक्शन सेम है, लार्ज पेप्टाइड जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर एक्शन करता है, लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर एक्शन करता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। जब कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक्शन करता है तो क्या बनेंगे? यहां पर निकलते हैं डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स मीन्स दो पेप्टाइड चेन जो होती है, डाइपेप्टाइड्स प्लस
जो है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसके बाद खाने के ऊपर एक्शन कौन करेगा? अब करेगा इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत से प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले जो है वो एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन डाइजेशन हम फिनिश करेंगे तो कल पढ़ेंगे हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो है इसके बाद एक्शन कौन करेगा? अब एक्शन करेगा एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत से प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। 1-2 मिनट में हम इसको भी है पढ़ लेंगे। जो है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत से प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस की एक्शन कैसे होती है? अब यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस में आप जानते हो यहाँ पर होते हैं 2 किस्म के प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, अमाइनो पेप्टाइडेसिस एंड डाइपेप्टाइडेसिस। ठीक है, अब ये जो अमाइनो पेप्टाइडेसिस होते हैं, जैसे लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर एक्शन करेगा अमाइनो पेप्टाइडेसिस। कौन करेंगे? अमाइनो पेप्टाइडेसिस। तो अमाइनो पेप्टाइडेसिस उसको ब्रेक जो है वो डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक्शन कौन करेगा? सीधी बात है, डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक्शन करेगा डाइपेप्टाइडेसिस। ठीक है, अब ये डाइपेप्टाइडेसिस जो है इसको ब्रेक करेंगे किसमें? अमाइनो एसिड्स में। तो फाइनली कौन निकल गए प्रोटीन से? अमाइनो एसिड्स, जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, और ये जो है आसानी से इंटेस्टाइन के अंदर अब्सॉर्ब होते हैं। दिस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो और भी हम खाते हैं फैट्स। फैट डाइजेशन कैसे होती है ये हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे हम डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड अब्सॉर्प्शन। फिर जो है ये चैप्टर जो है कल फिनिश करेंगे हम। आज के लिए इतना काफी है।